Good morning, class 7th students. Welcome back to your English classes. So, class, we are studying lesson number 5 in English language book, isn't it? So, I had told you all earlier in this chapter about the verb because lesson number 5 का नेम क्या है? verb. ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बच्चों? हम लोगों ने ये समझ लिया था कि वर्ब होता क्या है, उसकी डेफिनेशन समझी थी, एग्जाम्पल्स समझे थे, ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझा था, ये समझा था कि किसी भी सेंटेंस में बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। और हम लोगों ने ये भी जाना था कि वर्ब एक वर्ड ही नहीं होता है, सिर्फ एक शब्द ही नहीं होता है, वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे लेसन नंबर 5 में, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज का चैप्टर था। आपके वो कौन से पेज नंबर पे था? पेज नंबर 29 पे। तो आई होप सारे बच्चों ने पार्ट 1 देखा होगा। सारे बच्चे कहने का मतलब 7th A + B में जितने बच्चे एनरोल्ड है स्कूल में, सब आप लोग बहुत कम व्यूज़ देते हो वीडियोस पे, इतनी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में और बच्चे कम देखते हैं। तो फिर आखिर मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, जब आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, है ना। अब इस टाइम पे ये नहीं सोचोगे तुम कि स्कूल नहीं खुला है और हमें पढ़ना नहीं है। अब तो पूरा साल, पिछला साल भी ऐसे ही चला गया और ये भी साल पता नहीं क्या होगा। तो क्या आप 2 साल की पढ़ाई ऐसे ही अलमारी में बंद करके रख दोगे? ऐसे तो होगा नहीं। आपको तो जब भी आप क्लास को प्रमोट कर रहे हो, मतलब ये होता है कि आप उस क्लास में कुछ ना कुछ सीख रहे हो, तब आपको आगे प्रमोट किया जा रहा है। और अगर आप उस चीज़ को सीखे ही नहीं, आपने नॉलेज गेन नहीं किया, तो प्रमोट होने का क्या मतलब है? आप क्लास 4th से 5th में आए, 5th से 6th में आ गए, 6th से 7th में आ रहे हो, 7th में आके आपको कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है, ठीक है। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता है, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, ये सब क्या होता है आपको नहीं पता, तो आपके फिर पढ़ाई कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो इसलिए सारे बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे वीडियोस को बार बार, एक ही वीडियो को बार बार देखो, तब जा करके वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमने तो हमेशा आप लोगों को कहा है, लेकिन कमेंट करने से पहले ज़रा एक बात सोच लिया करिए कि जो भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं वो रीज़नेबल कमेंट होना चाहिए। अब रीज़नेबल कमेंट क्या होता है, मतलब ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो मैं बार बार बता चुकी हूँ। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था कि कॉपी आपको कैसी बनानी है, ये हम आपको चैप्टर नंबर 1 से बताते आ रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 में ही मैंने क्लियर कर दिया था, इंग्लिश लिटरेचर में भी और लैंग्वेज में भी, कि कैसे कैसे आपको कॉपी को फ्रेम करना है। तो फिर बार बार वही बच्चे सवाल पूछे जा रहे हैं इंडिविजुअली, मैम कैसे कॉपी बनाएं, कैसे डेफिनेशन लिखे, कैसे वर्ड मीनिंग लिखे। ये क्या मतलब है? आपको पहले जो भी वीडियो में मैंने बताया है उसको कायदे से सुनो, बार बार मैम को मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों को एक जगह सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन जो हमने दे दिया, तो उसको कायदे से सुनो, समझो, उसमें कुछ बचा ही नहीं। अगर आप लोग कायदे से सुनोगे तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो आप लोगों को हम नहीं बताएं हैं। बाकी सब आप लोगों को वहाँ पे डाउट क्लियर हो गया है। लेकिन अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई बहुत ही ऐसी बात है जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तब आप जा करके मैसेज करो, ठीक है। और जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं आपसे इस चैप्टर को पढ़ाते वक्त कि आप लोगों को ये बताओ हमें, तो उसको कमेंट में ज़रूर टाइप करके आंसर करो। इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को याद होगा, चीज़ें याद रहेंगी आपको। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि इसको आपको लाइफ टाइम पढ़ना है, ये छूटने वाला नहीं है। चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, चाहे स्कूल छूट जाए, चाहे कॉलेज छूट जाए, चाहे कुछ भी छूट जाए, ठीक है। तो अभी से नहीं सीखोगे तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। सारे बच्चे वीडियोस को देखेंगे, ढेर सारे बच्चे जितने भी हैं 7th AB में, ठीक है। लाइक भी कर दिया करो वीडियो को, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। और कमेंट करके जो भी आपका रीजनेबल क्वेश्चन है वो पूछा करिए, तो आप लोगों को ज़रूर आंसर मिलेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं वर्ब में। हम लोग आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब। तो काइंड्स ऑफ वर्ब है पेज नंबर 29 पे। चलो, तो वर्ब के बारे में समझ लिया था कि वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट और स्टेट समवन और समथिंग इज एन एग्जिस्टेंस और पोजीशन, ठीक है। तो वर्ब क्या है, एक एक्शन वर्ड होता है, एक डूइंग वर्ड होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ ली थी। आई होप हमने जो आप लोगों को होमवर्क दिया था कॉपी में करने के लिए, और ये बोला था कि आप लोग सीखो ऐप में, जैसे ही हम इसका PDF डालेंगे एक्सरसाइज का, उस टाइम पे आप लोग हमको सारा होमवर्क पोस्ट करोगे, तो आप लोग डेफिनेटली करोगे, आप लोगों ने होमवर्क कर लिया होगा। चलो, काइंड्स ऑफ वर्ब में क्या है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। अब वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? 3। अंडरलाइन करिए, कितने होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। अब 3 टाइप्स में क्या क्या है? पहला क्या हो गया आपका? ट्रांजिटिव वर्ब। द फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या है?
When a verb requires an object to complete its sense, then it is called transitive verb. देखो, किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में वर्ब तो होगा ही होगा, नहीं तो कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं हो पाएगा। लेकिन जब उस वर्ब को रिक्वायरमेंट हो किसकी, ऑब्जेक्ट की, बिना ऑब्जेक्ट के किसी भी सेंटेंस में अगर वो वर्ब है तो भी सेंटेंस की मीनिंग नहीं निकल पा रही है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अंडरलाइन करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन। अब आप लोग क्या करोगे, कॉपी में आप लोगों ने वर्ब लिख लिया होगा, हेडिंग और डेफिनेशन ऑफ वर्ब लिख लिया होगा, और 2 एग्जाम्पल्स लिख लिए होंगे एज यूजुअल। उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब में लिखोगे, काइंड्स ऑफ वर्ब लिखोगे ब्लैक पेन में, ब्लू पेन से लिखोगे देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट वन डालोगे ट्रांजिटिव वर्ब ब्लैक पेन से, और फिर ट्रांजिटिव वर्ब के आगे छोटा सा लाइन बना करके लिखोगे, क्या लिखोगे, डेफिनेशन में क्या है, when a verb requires an object to complete its sense then it is called transitive verb. Examples में 2 examples लिख दोगे, they play football, the soldiers fired their guns. चलो तो हम लोग पढ़ेंगे अब, ये आपका कॉपी का काम हो गया। तो आप लोग समझ गए ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसको रिक्वायरमेंट होती है ऑब्जेक्ट की, बिना ऑब्जेक्ट के वो अच्छे से वो मीनिंग नहीं निकाल पाएगा सेंटेंस का। जैसे कि एग्जाम्पल में देखो, दे प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दे प्ले फुटबॉल, अब प्ले हमारा वर्ब बना। अगर हम सिर्फ बोलते दे प्ले तो वो खेलते तो हैं, लेकिन वो क्या खेलते हैं इसके बारे में हमें नहीं पता चल पाता, तो यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ा फुटबॉल खेलते हैं वो लोग। तो इसलिए ये जो प्ले है, चूँकि इसको फुटबॉल की ज़रूरत पड़ रही है, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हम लोग इसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। सोल्जर्स फायर्ड देयर गन्स, यहाँ पे सोल्जर्स ने बंदूकें क्या की, चला दी, फायर कर दी, तो फायर्ड को जो है वो गन्स की ज़रूरत पड़ रही है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ रही है, इसलिए हम लोग उसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। शी गेव द चाइल्ड अ टॉय, तो उन्होंने जो भी महिला थी, शी महिला के लिए इस्तेमाल होता है ना, फीमेल्स के लिए, उन्होंने बच्चे को एक खिलौना दिया, तो यहाँ पे भी गेव जो हो गया वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। देखो, हियर फुटबॉल गन्स एंड टॉय आर रिक्वायर्ड टू मेक सेंस ऑफ वर्ब्स प्ले, फायर्ड एंड गेव कंप्लीट. So these verbs play, fired and gave are in transitive verb. When a verb uses 2 objects, then the living object is indirect object while non-living object is direct object. समझ में आ गया बात को। जब वर्ब को रिक्वायरमेंट होगी ऑब्जेक्ट की, तो उसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे। और क्या लिखा है, when a verb uses 2 objects, जब वर्ब 2 ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको, तो देन द लिविंग ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट उसको हम लोग डायरेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट बोलेंगे। जैसे कि शी गेव द चाइल्ड टॉय में देखो 2 आ गया, चाइल्ड और टॉय, ये 2 ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे लिविंग ऑब्जेक्ट क्या हो गया, चाइल्ड, क्योंकि चाइल्ड तो खेल सकता है, खाना खा सकता है, सांस ले सकता है ना, ठीक है। लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग में आप लोगों को डिफरेंस पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो लिविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पे चाइल्ड हो गया, तो यहाँ पे हम लोगों के लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहीं पे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है, टॉय, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो, तो अब आप सारे बच्चे क्या काम करोगे, ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन हमें लिखोगे, इसी कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन लिखेंगे। आज का आपका होमवर्क है, अंडरलाइन नोट कर लीजिए कॉपी में। इन ट्रांजिटिव वर्ब में आ जाओ, द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स कंप्लीट सेंस बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब ट्रांजिटिव वर्ब में आपने पढ़ लिया कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ऑपोजिट हो जाएगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे वर्ब को ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वर्ब अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है वो, क्योंकि वो खुद सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग निकाल सकता है। क्या लिखा है, अब फिर सेकंड नंबर आप कॉपी में क्या डालोगे, सेकंड नंबर डालोगे और वहाँ पे लिखोगे इंट्रांजिटिव वर्ब ब्लैक पेन से, फिर छोटा सा लाइन खींचोगे, फिर क्या लिखोगे, डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में क्या होगा, अंडरलाइन कर लो, द वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक इट्स सेंस कंप्लीट बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल्स में क्या लिख दोगे, ही ईट्स, दीपा गोस। और चलो हम लोग समझते हैं कि इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। तो वही बात है, इंट्रांजिटिव वर्ब में वो वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिना ऑब्जेक्ट के भी वो अपना सेंस कंप्लीटली निकाल सकता है सेंटेंस का, ठीक है, तो उसको हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ही ईट्स, मतलब वो खाता है, तो यहाँ पे हमें कंप्लीट सेंस मिल गया कि वो खाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की अगर है ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सब हमारा जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए बना इंट्रांजिटिव वर्ब। दीपा गोस, दीपा चली गई।
हर मदर लुक्स बेटर टुडे। दीपा गोज मतलब चली गई, मतलब वो दुनिया छोड़ के नहीं चली गई, वो ऑफिस छोड़ के, स्कूल छोड़ के, घर छोड़ के कहीं गई है। हर मदर लुक्स बेटर टुडे में क्या हो गया, उसकी मम्मी जो है आज खूबसूरत दिख रही है, बेटर दिख रही है पहले से। तो इस तरीके से आप लोगों ने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ लिया। आगे बढ़ेंगे, चलो। The verbs in these sentences do not require an object. In sentence number 1, if we say he eats food, then here eats will be transitive verb. अगर हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर हम लोग बोलते कि he eats food, तो अब eats के आगे ऑब्जेक्ट लग जाता है ना, तो ये क्या बन जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन यहाँ पे हमने he eats लिख के सिर्फ छोड़ दिया, वहाँ पे भी कंप्लीट सेंस निकल गया, तो ये अपने आप में क्या बन गया, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ़ वी से ओनली ही ईट्स देन हियर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो इट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। वही बात जो मैंने आप लोगों को बताई है। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स, तो ऐसे वर्ब्स को हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। तो ये तो हो गया का सेकेंड टाइप, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, क्या पढ़ा हम लोगों ने, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स, ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ोगे और थर्ड टाइप पे आ जाओगे। कौन से टाइप पे, थर्ड टाइप पे। थर्ड टाइप आपका क्या है, थर्ड टाइप आपका है लिंकिंग वर्ब्स। क्या है, लिंकिंग वर्ब्स। अब लिंकिंग वर्ब से क्या नाम सजेस्ट कर रहा है, कौन से वर्ड से बना है, यहाँ पे क्या लिखा है, लिंक, LINK, लिंक। तो लिंक मतलब क्या होता है, जोड़ना, आपस में क्या करना, एक आपस में कंजंक्शन का यूज़ करना, उसको हम लोग लिंकिंग वर्ब्स बोलेंगे। तो सम वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक फुल सेंस ऑफ दी सेंटेंसेस। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, वो फुल सेंस बना देते हैं सेंटेंस का। दीज वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। अब ये लिंकिंग वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसको आए दिन मतलब हर एक सेंटेंस में लगभग इस्तेमाल कर ही देते हैं। तो थर्ड नंबर में आप क्या लिखोगे, लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, जैसे लिखना है आप लोगों को मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। देखो, जैसे आप लोगों ने कॉपी में आपका 1 2 आप लोगों ने वो लिख लिया, ये 3 लिखा आप लोगों ने, यहाँ पे ऐसे लिखा, इसको ब्लैक पेन से लिंकिंग। अब यहाँ पूरा लिख नहीं पा रहा है, आप लोग समझ जाओ, ये लिंकिंग वर्ब्स है। ठीक है, और फिर इसी को यहाँ पे ऐसे डैश लगा के दूसरी लाइन में इसका हम लोगों ने डेफिनेशन लिख दिया। डेफिनेशन में क्या है, सम वर्ड्स से लेकर के जो भी है आपका डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर कहाँ तक आपको लिखना है, अंडरलाइन करिए, सम वर्ड्स आर यूज्ड टू मेक फुल सेंस ऑफ द सेंटेंसेस, दीज वर्ब्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन। कहाँ तक लिखोगे, पूरा करके यहाँ पे लिखोगे लिंकिंग वर्ब्स, सच वर्ड्स आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। इस तरीके से आप लोगों को कॉपी में वर्क करना है। चलो, अब जैसे कि एग्जाम्पल्स क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, बिकम, विश, सपोज, एटसेट्रा आर सम ऑफ द लिंकिंग वर्ब्स। देखो एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे कि लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं। शी इज़ अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक बहुत ही नाइस गर्ल है। ठीक है, वो अपने आप में बहुत अच्छी लड़की है। तो लड़की के बारे में बताया गया कि बहुत अच्छी लड़की है, तो है जो है, इस जो है यहाँ पे वो क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब के तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। दे आर गुड चिल्ड्रन, तो वो बच्चे अच्छे हैं, तो यहाँ पे आर भी क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। द क्रिमिनल्स लुक फियरफुल, जो क्रिमिनल्स थे, जिन्होंने क्राइम किया था, जो कल्प्रिट थे, वो डरे हुए लग रहे थे। फियरफुल मतलब डरे हुए लग रहे थे, तो देखने में वो डरे हुए लग रहे थे, तो देखना यहाँ पे क्या हो गया, लुक क्या हो गया आपका लिंकिंग वर्ब हो गया। अंजू बिकेम अ गुड टीचर, अब अंजू जो थी, सॉरी गुड डॉक्टर, तो अंजू जो थी वो एक अच्छी डॉक्टर बनी, तो यहाँ पे बिकेम मतलब बनी, तो ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। क्या लिखा यहाँ पे, हियर इज आर लुक बिकेम आर लिंकिंग वर्ब बिकॉज इट इन एवरी सेंटेंस द सब्जेक्ट्स आर and complement are linked with these verbs that are neither transitive nor intransitive verbs। तो यहाँ पे ये सारे जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं, is, are, look, became, ये सब लिंकिंग वर्ब की तरीके से क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये ना ही तो ट्रांजिटिव वर्ब है, ना ही इंट्रांजिटिव वर्ब है, ये एक लिंक का काम कर रहे हैं बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसी के साथ बच्चों हमारा लेसन ख़त्म हो गया।
आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. Okay, then the exercises we will do in the format of PDF, and then we will study chapter number 6. Okay class, thank you, and do remember what I have told you all. Make your copy very neat and clean and do the work regularly. Thank you.